बड़े विस्तार से बताया गया कि मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कई वर्षों तक काम करके अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात का काम करते समय मेरा सबसे अधिक संबंध जापान के इंडस्ट्रियल हाउस से आया, जापान के बिजनेस ग्रुप के साथ आया। पिछले 6-7 साल में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होगा जबकि जापान का डेलीगेशन गुजरात में न आया। और इस संबंधों के कारण शासन में बैठे हुए लोगों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए इनिशिएटिव कौन से होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पॉलिसीज, इसके लिए कौन से कदम महत्वपूर्ण होते हैं। इन बातों को मैं जनरल तो जानने लगा, लेकिन साथ साथ स्पेसिफिक जापान रिक्वायरमेंट्स क्या है उसको भी मैं समझने लगा। और मेरे लिए खुशी की ये भी बात है कि मैं पहले भी जापान आया हूं। आप सबने मेरा स्वागत सम्मान मुख्यमंत्री साहब तब भी किया, जापान सरकार ने भी बहुत किया। जापान के लोगों के बीच में मोदी कौन है और गुजरात में क्या करता है, इसकी बात मैंने जितनी बताई है उससे ज्यादा जापान के जो लोग गुजरात से जुड़े हुए हैं उन्होंने बताई है। और इस अर्थ में जो लोग गुजरात एक्सपेरिमेंट को जानते हैं उनके मन में जब मैं भारत का प्रधानमंत्री बना हूं तो अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होना बड़ा स्वाभाविक है। हम लोग जापान में जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके रिफॉर्म में कर्जाई सिस्टम को बड़ा महत्व देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैंने आते ही मेरे पीएमओ को और एफिशिएंट बनाने के लिए और प्रोडक्टिव बनाने के लिए कर्जाई सिस्टम से कंसल्ट करके उनको मैंने इंटेक्ट किया है। और ऑलरेडी मेरे यहाँ पिछले 3 महीने से लगातार भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग चल रही है। तो जापान की जो एफिशिएंसी लेवल है वो एटलीस्ट शुरू में मेरे पीएमओ में कैसे आए उस पर मैं लगातार 3 महीने से काम कर रहा हूँ। आपकी एक टीम मेरे यहाँ काम कर रही है। तो इससे आपको ध्यान में आएगा कि गुड गवर्नेंस ये मेरी प्रायोरिटी है। और जब मैं गुड गवर्नेंस कहता हूँ तब आखिरकार ईज ऑफ बिजनेस के लिए पहले शुरुआत क्या होती है, यही तो होती है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट से बेटर गुड गवर्नेंस, और इसलिए हमने गुड गवर्नेंस को बल दिया है। उसी प्रकार से प्रोसेस स्पीड कैसे, ऑनलाइन प्रोसेस को बल कैसे मिले, गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस कैसे बढ़े, उस पर हमने बल दिया है। मैं ये समझता हूं कि बिजनेसमैन को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ये सिस्टम की जिम्मेवारी है, शासन की जिम्मेवारी है, पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेवारी है। और एक बार सही पॉलिसी मेकिंग का फ्रेमवर्क बन जाता है तो चीजें अपने आप चलती है। कभी कभार डिले होना का एक कारण ये होता है कि हम नीचे के तबके के अधिकारियों पर चीजें छोड़ देते हैं। अगर हम पॉलिसी ड्रिवन स्टेट चलाते हैं तो निर्णय करने में नीचे कोई भी झिझक नहीं रहती। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बहुत आराम से डिसीजन ले सकता है। और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है पॉलिसी ड्रिवन
स्टेट गवर्नमेंट चलाने की। अगर पॉलिसी जीवन स्टेट होता है तो डिस्क्रिमिनेशन की स्कोप नहीं रहता है, पहले आप वाला मामला नहीं रहता है, और उसके कारण हर एक को समान न्याय मिलता है, हर एक को समान अवसर मिलता है, और उस बात पर भी हमने बल दिया है। पिछला एक दशक हमारा कठिनाइयों से गुजरा है। मैं उसके विवाद में जाने के लिए इस फोरम का उपयोग करना नहीं चाहता, लेकिन पहले ही क्वार्टर में 5.7% के ग्रोथ के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। और एक खुशनसीबी है जापान और भारत के बीच कि जापान में भी बहुत अरसे के बाद एक स्पष्ट बहुमत के साथ, पीपल्स मैंडेट के साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है। लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है। भारत में भी करीब 30 साल के बाद एक पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और पूर्ण बहुमत की सरकार आने के कारण दो चीजें साथ बनती हैं। एक, हमारी अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सिचुएशन दोनों कंट्री में खड़ी हुई है, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कारक होने वाली है, ये मैं साफ मानता हूं। मैं और एक विषय पे जाना चाहता हूं। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% पॉपुलेशन बिलो 30 एज ग्रुप की, और 2020 में पूरे विश्व को जो वर्क फोर्स की जरूरत है, अभी से मैपिंग करके ग्लोबल वर्क फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करने के लिए हम स्किल डेवलपमेंट में बल देना चाहते हैं, ताकि 2020 में हम ग्लोबल वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट करने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट जापान की तर्ज पे करना चाहते हैं, जहां क्वालिटी, जीरो डिफेक्ट, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इन सारे विषयों में हम कोई कमी न बरतें। और मैं मानता हूं जापान हमें इसमें बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जापान के साथ मिलकर के हम रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि निरंतर रिसर्च अनिवार्य होती है। देयर इज नॉट एंड ऑफ द रोड रिसर्च के क्षेत्र, और ये अगर करना है तो दुनिया में इस प्रकार की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको आगे बढ़ाने में कौन कितना मदद कर सकता है। भारत इस प्रवाह में जुड़ना चाहता है, वहां भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। आज क्लीन एनर्जी हमारे लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम तो हाइड्रोकार्बन रिच कंट्री नहीं है, और हम प्रकृति से एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर में विश्वास नहीं करते, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, और उसमें जापान से हम जितना ज्यादा सहयोग कर सकते हैं, जितना जापान का सहयोग हमें मिलेगा, हम ग्लोबली बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों का एनर्जी कंजम्पशन की तुलना में उनकी क्लीन एनर्जी से ग्लोबल वार्मिंग को बचाने में भी उनकी मदद होना बहुत स्वाभाविक है। मैं ये भी मानता हूं कि भारत और जापान में आर्थिक संबंधों का बनना, वो क्या हमारी बैलेंस शीट में इजाफा करने के लिए, क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़े इसके लिए, या हमारी कंपनी का बड़ा वॉल्यूम है इसलिए हमारी ऊंचाई बढ़े, ये है। मैं मानता हूं भारत और जापान का संबंध इससे भी कहीं ज्यादा और है।
इस बात में न आप में से किसी को शंका है, न मुझे कोई शक है और न ही ग्लोबल कम्युनिटी को शक है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये सारी दुनिया मानती है और उसमें कोई दुविधा नहीं। 21वीं सदी एशिया की है, ये सारी दुनिया मानती है। लेकिन मेरे मन में सवाल दूसरा, और सवाल ये है कि 21वीं सदी एशिया की हो, लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, किसकी हो, इसका तो जवाब मिल चुका है। कैसी हो, इसका जवाब हम लोगों ने देना है। और मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं, कितने प्रोग्रेसिव हैं। मैं जापान के उद्योगकार मित्रों से एक और भी बात बताना चाहता हूं। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम में क्रिएट करने जा रहा हूं, जो एब्सोल्युटली जापान को फैसिलिटेट करने के लिए डेडिकेटेड होगी और उसके कारण उनकी सुविधा बढ़ेगी। एट द सेम टाइम हमारे यहां जो इंडस्ट्रियल कामों को देखने वाली जो टीम है, उसके साथ हमारी टीम में मैं जापान जो 2 लोगों को पसंद करे उस टीम में मैं जोड़ना चाहता हूं, जो परमानेंट उसके साथ बैठेंगे, जो आपकी बातों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और वो हमारी निर्णय प्रक्रिया के हिस्से होंगे। ये एक ऐसी सुविधा होगी जिसके कारण जैसे ईज ऑफ बिजनेस है तो ईज फॉर जापान भी हो जाएगा। जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्भ की आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र बना हुआ है,